जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 10th चैप्टर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेटल उसको हम लोग कहते हैं जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि वैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम लोग बोलते हैं मेटल। ठीक है, जिसके वैलेंस शेल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलते हैं मेटल। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सोडियम, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ग्रुप 1। ग्रुप 1 यानी कि आपका जितना भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसके बाद आता है आपका सोडियम। सोडियम आपका 11th नंबर पर आता है और उसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो मेटल है। वैसे ही ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसे बोलते हैं हम लोग आउटर मोस्ट शेल में, उसे बोलते हैं हम लोग मेटल। इसमें एक्सेप्शन क्या आता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह एक्ट करता है। अब नॉन मेटल, तो जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 5 या 6 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन मेटल। नॉन मेटल किसको बोलते हैं हम लोग, व्हेन विच हैव outermost shell 1 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, तो उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम लोग को पढ़ना है डिफरेंस कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में अलग क्या है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी से हम लोग चालू करते हैं। सो मेटल क्या होता है, उसके पास होता है मेटालिक बॉन्ड। कौन सा होता है, मेटालिक बॉन्ड। मेटल्स हैव मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, एक मेटल का पार्टिकल और दूसरे मेटल का पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। और नॉन मेटल के बीच में होता है वंडर वॉन फोर्स, यानी कि वीक वंडर वॉन फोर्स, ये वीक होता है और मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। सबसे पहले मेटल्स आर सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट। मेटल जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, नेचुरली वो कैसा रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। क्यों सॉलिड स्टेट में रहता है, क्योंकि मेटल के पास मेटालिक बॉन्ड है जो कि बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, इसी कारण मेटल क्या रहता है, सॉलिड रहता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, मरकरी। मरकरी एक लौता मेटल है जो क्या रहता है, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में। अब नॉन मेटल हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। आप जानते हैं लिक्विड ब्रोमीन, ब्रोमीन ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड। गैस में क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब का सब क्या है, गैसियस। और सॉलिड में तो आप जानते हैं। तो ये आपको इसमें क्या एक्सेप्शन फंसता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज अ ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। विच नॉन मेटल इज ओनली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सो ब्रोमीन। अब मेटल क्या होता है, हार्ड होता है। हार्ड यानी कि उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। वहीं नॉन मेटल क्या होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, यानी कि उसको आप इजीली तोड़ सकते हैं। उसमें एक्सेप्शन क्या पड़ता है, डायमंड। डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है वर्ल्ड का, और लेकिन वो क्या है, वो एक नॉन मेटल है। और इसमें एक्सेप्शन क्या फंसता है, मरकरी। मरकरी आप जानते हैं लिक्विड है, सॉलिड। सोडियम और पोटेशियम ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको आप नाइफ से भी काट सकते हैं। तो हार्डनेस हो गया। उसके बाद आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मेटल के पास मेटालिक बॉन्ड है जो कि बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। इसके लिए उसको मेल्ट करने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा, इसलिए देयर हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें एक्सेप्शन क्या है, गैलियम और सीजियम। इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बस 23 डिग्री है, इसके कारण आप अगर इसको आप हाथ में भी लेंगे तो वो मेल्ट कर जाएगा। और नॉन मेटल के पास क्या होता है, जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, सिलिकॉन, कार्बन और बोरॉन। इसको मेल्ट करना बहुत हार्ड है। उसके बाद होता है देर हैव वेरी हाई डेंसिटी। आप जानते हैं कि मेटल क्या होता है, डेंसर होता है, और दे हैव वेरी लो डेंसिटी। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। यानी कि ये ऐसा मेटल का प्रॉपर्टी है जिससे आप एक मेटल के छोटे टुकड़े को बहुत लंबे पतले वायर में बना सकते हैं। जैसे आप देखे होगा कॉपर का वायर, ये भी मेटल ही है। और वैसे ही ये नॉन मेटल क्या होता है, नॉन डक्टाइल। अब मेटल में डक्टाइल में सबसे अच्छा को डक्टाइल, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो वो है गोल्ड। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा बना सकते हैं एक वायर। तो इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, गोल्ड। नॉन डक्टाइल यानी कि नॉन मेटल में क्या एक्सेप्शन है, कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि है डक्टाइल। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब क्या होता है, दे कैन बी ड्रॉन इन थ्रू थिन शीट। आप जानते हैं कि आप पतले पतले एल्युमिनियम फॉयल देखे होंगे, यानी कि बहुत मेटल को आप क्या कर सकते हैं, पतले पतले शीट में बना सकते हैं। नॉन मेटल और नॉन मेलिएबल। मेटल आर हार्ड। मेटल बहुत हार्ड होते हैं, मतलब वो लोग टूटते नहीं आसानी से, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, जिंक।
जिंक ऐसा मेटल है जो ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब टुकड़ों में टूट जाने वाला। आप जानते होंगे कि अगर आप मेटल को तोड़ेंगे तो वो क्योंकि मेलिएबल और डक्टाइल है वो टूटेगा नहीं, भले बेंड हो जाएगा। लेकिन जिंक ऐसा मेटल है जो टूट जाता है, इसलिए क्या एक्सेप्शन है, जिंक। विच मेटल इज ओनली ब्रिटल, जिंक मेटल इज ओनली ब्रिटल। और नॉन मेटल आर ब्रिटल, नॉन मेटल को आप फोर्स लगाकर तोड़ सकते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? सो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिएगा। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जो कि पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। विच मेटल इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? टंगस्टन। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें एक्सेप्शन क्या पड़ता है, ग्रेफाइट और कार्बन फाइबर। ये एक ऐसे नॉन मेटल है जो कि कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके आगे हम लोग देखेंगे कैसे रिएक्टिविटी सीरीज बना। अब हम लोग पढ़ते हैं मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। आप जानते होंगे कि मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म करता है मेटल का ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड बनाता है और मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होता है। आपने एसिड बेसिस और सॉल्ट के चैप्टर में पढ़ा होगा कि मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक। नॉन मेटल ऑक्सीजन के रिएक्ट करता है तो बनाता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि होता है जनरली एसिडिक। ये पॉइंट रखिएगा, जनरली लिखा हुआ है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक हो और जरूरी नहीं है सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक हो। इसमें एक्सेप्शन क्या होता है, मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक है क्या है, CrO3 और Mn2O7। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर CrO3 और Mn2O7, CrO3 और Mn2O7। अब इसमें एक और एक्सेप्शन पड़ता है एम्फोटोरिक। ये एम्फोटोरिक क्या होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो रिएक्ट करते हैं दोनों के साथ, यानी कि एसिड के साथ भी बेस के साथ भी, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटोरिक। जिसमें एग्जाम्पल क्या, एल्युमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट, जिंक, लेड, टिन, बेरिलियम, तो सब बोलते हैं हम लोग एम्फोटोरिक। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले रिएक्टिविटी से लिखेंगे, सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम। सबसे पहले सबसे टॉप में यानी कि मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन के हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सबसे पहले पोटेशियम। जब पोटेशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बनाता है KOH, यानी कि पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली सोडियम जब रिएक्ट करता है तो बनाता है हाइड्रोजन गैस। ये लोग कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है। इनको एनर्जी नहीं चाहिए, बिना एनर्जी का भी ये रिएक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये मोस्ट रिएक्टिव है। जब पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकालता है। इतना विगरस और इतना ज़्यादा हीट निकलता है कि H2 जो इवॉल्व होता है वो फायर कैच कर लेता है। इसके कारण बहुत तेज रिएक्शन हो जाता है, जिसके कारण बर्न यानी कि आग लग जाता है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को कभी भी हमें ओपन एयर में नहीं रखना चाहिए। क्यों ओपन एयर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ओपन एयर में होता है वाटर वेपर्स जो रिएक्ट कर सकता है सोडियम और पोटेशियम के साथ और आग लग सकती है। इसलिए दे आर केप्ट इन केरोसिन टू प्रिवेंट रिएक्शन विथ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। उसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है लेकिन उसमें इतना हीट नहीं निकलता है कि आग लग जाए, इसीलिए इसमें रिएक्शन में आग नहीं लगता है। कैल्शियम रिएक्ट करता है H2 गैस भी प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या आप जानते हैं, स्लेक्ड लाइम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच रिएक्शन सॉल्यूशन बिकम मिल्की, सो व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस। अब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है लेकिन वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट विथ हॉट वाटर। Mg प्लस H2O गेव MgOH होल 2 प्लस H2, यानी कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा लेकिन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। उसके बाद एल्युमिनियम जिंक और आयरन। एल्युमिनियम जिंक और आयरन ये जो है
ये ना ही हॉट वाटर के साथ ना ही कोल्ड वाटर के साथ, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म ऑक्साइड, रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म ऑक्साइड। Al प्लस H2O गिव Al2O3 प्लस H2। और उसके नीचे यानी कि लेड के नीचे से जितना भी है ये सब मेटल्स है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। अगर आप कोई भी कैसा भी वाटर का फॉर्म ले ले, लेकिन ये लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये था आपका रिएक्शन विथ वाटर। अब देखते हैं लोग मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट में, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है सॉल्ट और H2 गैस। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस H2 गैस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि H2 डज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ HNO3। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। H2 गैस इवॉल्व नहीं होता है जब मेटल रिएक्ट करता है HNO3 के साथ। अब ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडाइज कर लेता है अपने दूसरे कोई भी रिएक्टेंट को, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 ऑक्सीडाइज कर देता है अपने सामने वाले कोई भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है उसको वो ऑक्सीडाइज कर सकता है और खुद रिड्यूस हो जाता है किसमें? कोई भी नाइट्रस ऑक्साइड में, जैसे N2O NO2। इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो H2 गैस प्रोड्यूस होता है वो H2O बन जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसीलिए HNO3 नहीं रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, HNO3 रिएक्ट करता है मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ और इवॉल्व करता है H2 गैस। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। HNO3 रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज टू इवॉल्व H2 गैस। अब एक्वारीजिया क्या होता है? आपने एक्वारीजिया का नाम बहुत बार सुना होगा। सो एक्वारीजिया का क्या मतलब होता है? एक्वारीजिया यानी कि रॉयल वाटर। ये मिक्सचर होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड इन 3:1। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन अ रेशियो 3:1। इट कैन डिजॉल्व गोल्ड। ये जो एक्वारीजिया या फिर रॉयल वाटर है, ये इतना पावरफुल होता है कि ये गोल्ड प्लैटिनम तक को डिजॉल्व कर सकता है अपने अंदर, इसलिए इसका नाम है रॉयल वाटर या फिर एक्वारीजिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि मेटल कैसे रिएक्ट करता है खुद के मेटल सॉल्ट के साथ। आप पढ़े होंगे चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब मेटल मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यही होता है जब मेटल रिएक्ट करता है मेटल सॉल्ट के साथ। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? आप जानते हैं कि बॉन्ड क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक एटम और दूसरा एटम आपस में कनेक्टेड होता है तो उसके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड होता है। जो आपको ये रस्सी देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड। तो कोई ना कोई ऐसा बॉन्ड होता ही है। आपने पढ़ा होगा क्या क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब का नाम आपने सुना होगा। तो जब मेटल रिएक्ट करता है किसी भी नॉन मेटल के साथ तो वो बनाता है आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये भी एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। आपने सुना होगा NaCl। NaCl भी एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। आपने पढ़ा होगा NaCl में क्या होता है? Na क्या है? Na आपका +1 चार्ज रखता है और Cl आपका -1। तो ये जो +1 इलेक्ट्रॉन है और -1 मतलब क्या होगा? +1 मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है स्टेबल होने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलेगा। और -1 क्या है? इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है ताकि ये स्टेबल हो जाए, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होता है आयनिक बॉन्ड का? सो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। उसके बाद दे कंसिस्ट ऑफ आयन नॉट मॉलिक्यूल। ये आयन से बने होते हैं ना कि मॉलिक्यूल से। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जानते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं वाटर में। वाटर में सोल्यूबल क्यों होते हैं? कि वाटर का एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अपने अंदर किसी और सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है उसको बोलते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। और ये डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वाटर के पास बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं
वाटर में, लेकिन इनसॉल्यूबल होता है सॉल्वेंट में, जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, ये सब में। बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं क्योंकि आयंस का फ्लो नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन मतलब क्या, जब भी आयंस का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह पर होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन मतलब क्या, पिघला हुआ स्टेट। जब आप तो हीट देते हैं तो वो पिघल जाता है, पिघल जाता है तो हाई इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को फ्री स्पेस मिलता है मूव होने के लिए, जैसे ही फ्री स्पेस मिलता है इलेक्ट्रिक कंडक्शन शुरू हो जाता है। या फिर और इन सॉल्यूशन, अगर आप इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तभी ये कंडक्ट करने लगेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि वाटर में अगर डिज़ोल्व हुए, आयनाइज्ड हुए, आयन बना जो कि कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं मेटलर्जी के बारे में। मेटलर्जी क्या होता है? सो मेटलर्जी, मेटलर्जी उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है फ्रॉम मिनरल। मिनरल क्या होता है, आप जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सो व्हेन एनी एलिमेंट फॉर्म इन अर्थ क्रस्ट इन इट्स नेचुरल फॉर्म देन दिस इज कॉल्ड मिनरल। मिनरल में मेटल भी हो सकता है और बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ भी हो सकते हैं। तो मेटल को निकालना इस मिनरल से, इसको बोलते हैं लोग मेटलर्जी। मेटलर्जी में हमको 5 स्टेप्स पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स। सबसे पहला क्या है, क्रशिंग ऑफ ओर। कोई भी मेटल जब कहाँ से मिलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ओर, और उस ओर को क्रश किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। उसको क्रश करने के बाद क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या मतलब, कुछ इम्प्योरिटीज़ को निकाला जाता है, बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ को निकाल के कंसंट्रेशन किया जाता है ओर का, यानी कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव और ओर बढ़ गया ज़्यादा। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। ओर का कन्वर्जन करना किस में, मेटल ऑक्साइड में। आपका क्या है, तीसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। उसके बाद रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल प्लस O2। रिडक्शन करना मेटल ऑक्साइड का मेटल प्लस O2, इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल, यानी कि अब मेटल बन चुका है लेकिन मेटल अभी पूरी तरह से प्योर नहीं है, तो और ज़्यादा हम लोग रिफाइनिंग करेंगे। 5th स्टेप क्या है, रिफाइनिंग। तब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हम लोग का क्या, मेटल। तो ये 5 स्टेप को क्या याद रखना। सबसे पहले क्या है, क्रशिंग ऑफ ओर, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, उसके बाद रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल प्लस O2, फाइनली रिफाइनिंग। अब सबसे पहले पहला शब्द देखते हैं। क्रशिंग ऑफ ओर तो बहुत सिंपल है, मेटल को सिंपली तोड़ना। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं और ड्रेसिंग। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का दूसरा नाम क्या है, ड्रेसिंग। सो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में कुछ इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है मेटल से। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, ग्रेविटी सेपरेशन या फिर हाइड्रोलिक। मेटल को बहुत ऊपर से गिराया जाता है और कुछ कुछ पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाते हैं और कुछ नीचे जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रेविटी सेपरेशन। सबसे पहला क्या स्टेप है, ग्रेविटी सेपरेशन। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो मैग्नेट के साथ चिपक जाते हैं और नॉन मेटल्स यानी कि इम्प्योरिटीज़ मैग्नेट से नहीं चिपकते, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। उसके बाद फ्रोथ फ्लोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है, वाटर और ऑयल को मिला करके एक लिक्विड बनाया जाता है, जैसे जिसके अंदर मेटल को डाला जाता है। फिर जब इसको हम लोग अच्छे से रिफाइनिंग करते हैं, यानी कि इसको अच्छे से हम लोग मथते हैं, तो क्या होता है कि ऊपर फोम बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोथ। उस फ्लोथ के अंदर जो मेटल का सल्फाइड है वो आ जाता है और नीचे रह जाता है मेटल का या फिर और कोई इम्प्योरिटीज, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन याद रखिएगा, क्या क्या, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन और केमिकल मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। केमिकल मेथड या फिर लीचिंग, इससे हम लोग किसका रिफाइनिंग करते हैं, एल्युमिनियम का। केमिकल मेथड या लीचिंग क्या होता है, लीचिंग का मतलब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जब किसी भी मेटल को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कुछ केमिकल्स मिला करके, तो उसका जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे आ जाता है और मेटल जो प्योर है वो ऊपर आ जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल मेथड या फिर लीचिंग। ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, केमिकल मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, केमिकल मेथड या फिर लीचिंग। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया, हम लोग आगे देखते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कन्वर्जन। अब अगला स्टेप यानी कि कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या, अब जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर हुआ है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मेटल के ऑक्साइड में। इसका भी 2 मेथड होता है, क्या क्या, रोस्टिंग और कैल्किनेशन। रोस्टिंग या फिर कैल्किनेशन। रोस्टिंग किस में होता है, ROS, रोस, रस मतलब सल्फाइड। सो रोस्टिंग होता है किसी मेटल के सल्फाइड कंपाउंड का रोस्टिंग होता है।
रोस्टिंग और कैल्किनेशन। कैल्किनेशन कार्बोनेट का होता है, कैल्किनेशन कार्बोनेट के, यानी कि अगर किसी भी मेटल कार्बोनेट है तो उसका ऑक्सीजन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैल्किनेशन का इस्तेमाल करेंगे। और कैल्किनेशन में ऑक्सीजन का रीड नहीं होता है, नो O2, क्योंकि कार्बोनेट में ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो वो सिंपली टूट जाता है। लेकिन रोस्टिंग में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। सो रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कैल्किनेशन इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग सल्फाइड, कैल्किनेशन कार्बोनेट। अब उसके बाद है रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन तो हो गया, अब नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ O2 होता है। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। रिमूवल ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन को हटाने के लिए बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, NH3, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ताकि वो लोग O2 को निकाल ले बाहर। तो सबसे पहले इसमें क्या पता है, ZnO यानी कि जिंक का ऑक्साइड सिर्फ रिड्यूस हो सकता है बाय यूजिंग कोक। बहुत इंपॉर्टेंट, जिंक का ऑक्साइड इज ओनली रिड्यूस बाय यूजिंग कोक। बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, जिंक ऑक्साइड कैन ओनली बी रिड्यूस बाय यूजिंग कोक। वैसे ही सिल्वर मरकरी बाय ओनली हीटिंग। सिल्वर और मरकरी इतना सिंपल मेटल होता है कि ये सिंपली हीटिंग करने से ही अपना ऑक्साइड में टूट जाता है, इसलिए इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट का ज़रूरत नहीं होता है, किसमें, सिल्वर और मरकरी में। और सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं ऑक्साइड के साथ। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करके उसको तोड़ना पड़ता है या कि रिड्यूस करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, ZnO बाय यूजिंग ओनली कोक, सिल्वर मरकरी बाय सिंपली हीटिंग, NaKCaMgAl बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अब लास्ट स्टेप क्या बचता है, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं रिफाइनिंग में कि फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, यानी कि अभी भी मेटल में कुछ इम्प्योरिटीज़ बचा हुआ है तो उस पूरे इम्प्योरिटीज़ को हटा करके फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है रिफाइनिंग के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल। तो रिफाइनिंग में क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल किया जाता है रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है, दो प्लेट होता है, आप जानते हैं, एनोड और कैथोड। सो एनोड में हम लोग लेते हैं क्या, इम्प्योर मेटल को, और कैथोड में हम लोग लेते हैं प्योर मेटल को, इम्प्योर मेटल, प्योर मेटल। और लेते हैं हम लोग ये जो हम लोग लेते हैं यानी कि इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ये सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल। जैसे कैल्शियम ले रहे हैं हम लोग, तो ये कैल्शियम का प्योर प्लेट, ये कैल्शियम का प्योर प्लेट, और कैल्शियम सल्फेट हम लोग लेंगे एज अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और उसके बाद क्या होता है, आप जानते हैं कि जो यहाँ से जो प्लस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यहाँ से टूटता है, जो मेटल है प्योर मेटल टूट के मिलता है इसके अंदर, यहाँ से जाकर इसमें अटैच होता जाता है। इसलिए ये प्लेट धीरे धीरे करके पतला होता जाता है और इम्प्योरिटीज यानी कि कैल्काइट यहाँ जमा होते जाता है। और बाकी ये जो प्योर मेटल है इसके ऊपर जो नया मेटल बना उसका डिपॉजिट होते जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो ये था आपका मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट चैप्टर। अगली वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।